नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की। लंबी बीमारी के बाद पूर्व राष्ट्रपति का दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया। इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। 84 साल की उम्र में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा था। कल उनका स्वास्थ्य और खराब हो गया, जहां उनका फेफड़ों के संक्रमण का इलाज भी चल रहा था। वे लगातार गहरे कोमा में थे और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। उनके कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने की पुष्टि भी हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये खबर सुनकर उनके हृदय को आघात पहुंचा है। उन्होंने ट्वीट किया कि उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक जीवन में विराट कद हासिल करने वाले प्रणब दा ने भारत माता की सेवा एक संत की तरह की। देश के एक विलक्षण सपूत के चले जाने से समूचा राष्ट्र शोकाकुल है। असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। 5 दशक के अपने शानदार सार्वजनिक जीवन में अनेक उच्च पदों पर आसीन रहते हुए भी वे सदैव जमीन से जुड़े रहे। अपने सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में वे सर्वप्रिय थे। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उन्होंने लोगों के साथ जुड़ने और राष्ट्रपति भवन से लोगों की निकटता बढ़ाने में सजग भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार जनता के लिए खोल दिए। राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का प्रचलन समाप्त करने का उनका निर्णय ऐतिहासिक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन को राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति बताते हुए कहा कि देश ने एक दूरदृष्टा वरिष्ठ नेता खोया है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक गांव से उठकर भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने अपनी क्षमता, कठिन परिश्रम, समर्पण और अनुशासन के सहारे देश के शीर्षस्थ पद को सुशोभित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश शोक में है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान देश के हर एक वर्ग में था। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है और दशकों तक चले अपने राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक मंत्रालयों में लंबे समय तक योगदान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक जताया। कई राजनेताओं और जानी मानी हस्तियों ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। भारतीय राजनीति के एक अध्याय का समापन हो गया। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर अपने देश को रखा। तकरीबन 5 दशक तक देश की सियासत को करिश्माई अंदाज से जीने वाले प्रणब दा के सफर में बहुत सारे अध्याय हैं। सांसद से देश के राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले प्रणब मुखर्जी सभी राजनीतिक दलों के प्रिय थे और सब उनको सम्मान से प्रणब दा ही पुकारते थे। बंगाल की बीरभूम में जन्मे प्रणब मुखर्जी बचपन से ही विलक्षण और अपनी धुन में रमने वाले व्यक्ति थे। भारत रत्न से सुशोभित प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर हुआ था।
इनके पिता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और कांग्रेस के सदस्य भी थे। प्रणब मुखर्जी की शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वो कलकत्ता आ गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्हें इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री प्राप्त की। प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में आने से पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद कलकत्ता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट एंड टेलीग्राफ के कार्यालय में एक उच्च स्तरीय क्लर्क के रूप में नौकरी की। इसके बाद 1963 में वो विद्यानगर कॉलेज में लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर बने और वहां राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया। बाद में उन्होंने एक पत्रकार के रूप में देशर डाक के साथ भी काम किया। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की 1969 में शुरुआत हुई। उन्होंने मिदनापुर उपचुनाव अभियान में हिस्सा लिया। उस समय देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया। अपनी मेहनत और लगन से प्रणब मुखर्जी ने बंगाल में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने की पहल की और इस वजह से 1969 में ही सिर्फ 35 साल की उम्र में वो राज्यसभा के सदस्य बन गए और इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। इस तरह से वो 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के जुझारू नौजवान नेता और इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे। साल 1979 में वो राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता बने और 1980 में सदन के नेता नियुक्त किए गए। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणब दा ने 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के रूप में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम किया। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अहम मोड़ आया जब वो कांग्रेस से बाहर हुए और 1986 में अपनी पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का गठन किया। हालांकि कांग्रेस से ये दूरी ज्यादा दिन तक नहीं रही और 1989 में अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में कर दोबारा पार्टी के लिए काम शुरू किया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1995 में उन्हें कैबिनेट में शामिल करते हुए विदेश मंत्री बनाया गया। प्रणब मुखर्जी ने 2004 से 2012 तक संसद के निचले सदन के नेता के रूप में कार्य किया। उनके पास कई वर्षों का कूटनीतिक अनुभव भी है। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी 1980 के दशक से 2012 तक IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में शामिल रहे। 1982, 1983 और 1984 में कॉमनवेल्थ वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया और वो कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधान दल के मुखिया भी रहे। उन्होंने भारत सरकार के कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 2004 में UPA 1 के दौरान मनमोहन सिंह सरकार में प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री बनाए गए। 2006 से 2009 में प्रणब मुखर्जी दोबारा भारत के विदेश मंत्री बनाए गए। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु सप्लायर समूह के साथ भी हस्ताक्षर किए, जो बेहद महत्वपूर्ण कार्य था। प्रणब मुखर्जी 3 बार 1980, 1984 और फिर 1990 में भारत के वाणिज्य मंत्री बनाए गए। 2009 में प्रणब मुखर्जी भारत के दोबारा वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। इस पद पर उन्होंने 2012 तक कार्य किया और 2009 से 2011 तक आम बजट पेश किया। इसके अलावा वो कई शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष और ट्रस्टी भी बने। 2012 में UPA सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में PA संगमा को 70% वोटों से हराते हुए चुनाव जीता। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के पास आने वाली दया याचिकाओं में से 7 याचिकाओं को रद्द किया था, जिसमें आतंकवादी अजमल कसाब की फांसी की सजा को माफ करने की याचिका भी थी। प्रणब मुखर्जी एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्होंने 1969 में मिड टर्म पोल, 1984 में बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1987 में ऑफ द ट्रैक, 1992 में सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस एवं चैलेंजेस बिफोर द नेशन और 2014 में द ड्रामेटिक डिकेड, द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स जैसी पुस्तकों का लेखन किया। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें 2008 में पद्म विभूषण शामिल था। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया।
प्रणब मुखर्जी की अनेक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। साथ ही देश के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान हमेशा याद किया जाएगा। संसद के आगामी सत्र के मद्देनजर आज राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने गृह, स्वास्थ्य और रक्षा सचिव के साथ बैठक की। बैठक में आईसीएमआर डीजी भी शामिल हुए। बैठक में सत्र से पहले संसद सदस्यों के स्वास्थ्य और यात्रा को लेकर तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सत्र के समापन के बाद जब संसद सदस्य अपने गृह राज्य जाएंगे तो उनको क्वारंटीन को लेकर कोई समस्या न आए, इसको लेकर गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत की जाएगी। राज्यसभा सभापति ने कहा कि सांसदों को अपने और अपने साथी सांसदों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोविड-19 का टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा सांसदों के परिवार और निजी स्टाफ को भी कोविड-19 का टेस्ट कराने को कहा गया है। सचिवालय के स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों के अलावा मीडिया कर्मियों को भी टेस्ट कराना चाहिए ताकि सत्र के दौरान किसी भी तरह की समस्या न आए। टेस्ट की सारी तैयारियां आईसीएमआर करेगा। संसद भवन परिसर में श्रम संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 32वीं बैठक में आज उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव लीला नंदन से एजेंडे पर विचार विमर्श किया। भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी समिति की बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली, जिसमें 12 सांसद मौजूद थे। समिति अप्रवासी मजदूरों, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर जांच पड़ताल कर रही है। इसे लेकर समिति की ये तीसरी बैठक थी। इससे पहले समिति कौशल विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य और आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय से विचार विमर्श कर चुकी है। समिति के समक्ष आज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण को भी साक्ष्य देना था, लेकिन समिति की अनुमति से वो आज नहीं आए, लिहाजा उनका साक्ष्य आगे होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त परिवार प्रणाली पर जोर देते हुए कहा कि वरिष्ठों को समाज में उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। रविवार को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर लिखे लेख में उपराष्ट्रपति ने कहा कि वरिष्ठों के बिना कोई सभा हो ही नहीं सकती। अपने लेख में उपराष्ट्रपति ने पौराणिक कथा का जिक्र करते हुए हमारे संस्कारों और सामाजिक आदर्शों पर भी बात की। भारत एक युवा देश है जिसकी लगभग 50% आबादी 25 वर्ष से कम ही है, लेकिन हमारे देश में वरिष्ठ वृद्ध नागरिक भी हैं जिन्हें हमारी सहायता, सेवा और सम्मान की जरूरत है। रविवार को लिखे एक फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बात कही। बुजुर्ग लोगों के बारे में एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में भी वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के बारे में सामान्यता उदासीनता ही है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने यह भी बताया कि वृद्ध जनों के बारे में संसद में भी साल भर में औसतन 30 से भी कम प्रश्न उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे शहर और वहां की सुविधाएं वृद्धों के लिए सुगम्य, सुलभ होनी चाहिए। बुजुर्गों का अधिकार है कि सार्वजनिक स्थान और सुविधाएं उनके लिए बाधा रहित, सुगम हों। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार ने अपनी तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री वय वंदना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और खादी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं। उन्होंने कहा कि इन सरकारी योजनाओं के बावजूद वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेने के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। कई बार बसों, रेलों, बैंकों या सरकारी दफ्तरों की लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ता है। उपराष्ट्रपति ने इस स्थिति को भारतीय सभ्यता के संस्कारों के विरुद्ध बताया। उपराष्ट्रपति ने सवाल किया कि क्या हम अपने आदर्श, अपने संस्कार भूल रहे हैं, अपनी नैतिकता खो रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे बुजुर्ग दशकों के अनुभव और सदियों के ज्ञान का भंडार हैं और उनके साथ इज्जत, स्नेह, सत्कार के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम के प्रचलन पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यह हमारे पारिवारिक मूल्यों में आ रही गिरावट और हानि को दर्शाता है। संयुक्त परिवार प्रणाली पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली ने हमारी पारंपरिक प्रथा को हानि पहुंचाई है।
उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार प्रणाली में हमारे संस्कार सुरक्षित संचित रहते हैं, साथ ही रीति रिवाज बचे और बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान आपदा को अवसर में बदलने, किसानों की शक्ति और लोगों के पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम करने की सराहना भी की। उन्होंने पोषण अभियान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण भी बताया। कोरोना काल में देश कई मोर्चों पर लड़ रहा है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से उत्पन्न हुई चुनौतियों को देश भर में शिक्षकों ने स्वीकार किया और इसे अवसर के रूप में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शिक्षण के लिए तकनीक का इस्तेमाल सहजता से हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पढ़ाई में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो, नए तरीकों को कैसे अपनाएं, छात्रों को मदद कैसे करें, ये हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं। शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। मुझे भरोसा है जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की इस कठिन परिस्थितियों में भी किसानों ने अपनी ताकत को साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर क्षेत्र में मौसम के अनुरूप एक संतुलित और पोषक आहार योजना तैयार की जानी चाहिए। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं। इस बात की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में लोगों में उमंग और उत्साह है, लेकिन सबके मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 68वीं कड़ी थी, जबकि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात की ये 15वीं कड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण ही ठीक होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। अगस्त महीने में बीते 8 दिनों में करीब 5 लाख लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 28 लाख के करीब पहुंच गई है और देश में रिकवरी रेट 76.63% हो गया है। बीते 24 घंटे में 60,000 से अधिक लोग इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं। इस बीच 78,000 से अधिक नए मामले भी आए हैं और देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 36 लाख के पार पहुंच गई है। अब देश में संक्रमण के कुल मामलों की तुलना में केवल 21.60% ही सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 78,500 से ज्यादा नए केस आए हैं। अब तक देश में 36 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में 60,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 27,74,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 7,81,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 971 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 64,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.78% है। रविवार को देश ने करीब 8.5 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए। अब तक 4,23,00,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में रिकवरी रेट की रफ्तार देखें तो 5 अप्रैल में रिकवरी रेट 7.69% था, जो 3 मई तक 26.59% हो गया। 31 मई को देश में कोरोना से रिकवरी रेट 47.76% हो गया। 5 जुलाई को स्वस्थ होने की दर 60% से अधिक हो गई। 31 अगस्त को ठीक होने की दर 76.63% हो गई।
अगस्त महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो 3 से 9 अगस्त के बीच 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आए और करीब 3.5 लाख लोग ठीक हुए। इस दौरान 6,000 से अधिक लोगों की इस वायरस से जान गई। इसके अगले 7 दिनों में 4 लाख से अधिक पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जबकि 3,84,000 से अधिक लोग ठीक हुए। वहीं 6,500 लोगों की मौत हुई। 17 से 23 अगस्त के बीच 4.5 लाख से अधिक नए मामले आए। इस अवधि में 4 लाख से अधिक लोग इलाज कराकर ठीक हुए, जबकि 6,621 लोगों की जान गई। 24 से 30 अगस्त के बीच 5 लाख से अधिक नए केस आए और 4,36,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं करीब 7,000 लोगों की जान गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 4 राज्यों में उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों को तैनात करने का फैसला किया है। इन राज्यों में कोविड-19 मामलों की संख्या में अचानक तेजी आई है और उनमें से कुछ में उच्च मृत्यु दर भी है। इस बीच अनलॉक 4 की प्रक्रिया को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सप्ताह के आखिर में बाजार को बंद रखने की व्यवस्था खत्म की जा रही है। वहीं हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों के गैर संक्रमित क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस ले लिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में साप्ताहिक बाजारों का कामकाज परीक्षण आधार पर 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। दिल्ली में 51 दिन बाद रविवार को 2000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 16,408 मामले आए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इन 5 राज्यों में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भी पहचान में आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की रोकथाम के लिए कर्नाटक की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की है। Karnataka has done a remarkably good job, and I know that there are many good practices which have been used in Karnataka to fight COVID, which are worth emulating by others, and I have quoted them in number of meetings with other state health ministers also. It's a very, very happy occasion. सबसे कम कोरोना केस वाले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पर नजर डालें तो मिजोरम में सबसे कम 1,000 से अधिक मामले आए हैं। यहां वायरस से एक भी मौत नहीं हुई। सिक्किम में 1,627 मामले आए हैं और अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव में 2,340 केस आ चुके हैं। मेघालय और लद्दाख में 2,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इसी तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और नागालैंड में 3,000 से अधिक केस आए हैं। अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में 4,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। चंडीगढ़ में 52 लोगों की मौत इस वायरस से हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी करीब 6,000 केस आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अनलॉक का चौथा चरण कल से लागू हो रहा है, जिसमें कई नई छूटों की घोषणा की गई है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 सितंबर से लागू होने वाले अनलॉक 4 में मेट्रो के चलने की इजाजत दी गई है। साथ ही राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों के नियमित संचालन पर लगी रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। डीजीसीए ने कहा है कि मालवाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत की गई उड़ानों पर ये रोक लागू नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर से अनलॉक 4 के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के परामर्श से केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ऐसे सीमित समारोह में फेस मास्क पहनना, उचित सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं कक्षा से 12वीं की कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसकी इजाजत माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से ही दी जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर स्थगित रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा। व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या मंजूरी अथवा ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन न लगाने की सलाह दी है। दुर्बल, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले, दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीनी सैनिकों की भड़काऊ हरकत के बाद भारत और चीन के बीच लद्दाख के चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता जारी है। सीमा विवाद को लेकर लगातार बातचीत के बाद चीनी सैनिकों ने फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है, जिसके चलते 29 से 30 अगस्त की रात को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में फिर झड़प हुई। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने पहले से बनी सहमति का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय सेना ने पैगोंग झील क्षेत्र में चीनी सैनिकों को घुसने से रोका। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति स्थापित करना चाहती है, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए भी उतनी ही संकल्पबद्ध है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, जिससे मसले को हल किया जा सके। पैगोंग का दक्षिणी किनारे पर मई महीने में तनाव शुरू हुआ था। तब से इस इलाके में सैनिकों की मौजूदगी खासी बढ़ गई है। कई दौर की बातचीत के बावजूद भी पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर सजा के रूप में ₹1 का सांकेतिक जुर्माना लगाया है। कोर्ट की अवमानना मामले में न्यायपालिका के खिलाफ 2 ट्वीट के लिए दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जुर्माने की राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उन्हें 3 महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी और 3 साल तक उनकी वकालत करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बाधित नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को इस मामले में दोषी ठहराते हुए कहा था कि इनके ट्वीट को जनहित में न्यायपालिका के कामकाज की स्वस्थ आलोचना नहीं कहा जा सकता। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, रास्ते बंद हो गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इन सब के बीच NDRF और SDRF की टीमें लोगों को बचाने और राहत कार्य में जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रदेश में 454 गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 8 जानें जा चुकी हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सबसे बुरा हाल सीहोर जिले में है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 60 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। प्रदेश में अगले 2 दिन और भारी बारिश का अनुमान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को होशंगाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत सामग्री का वितरण किया। महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके विदर्भ में कई जिलों में बाढ़ आ गई है। नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली और पुणे में कई इलाके डूब गए हैं। भंडारा जिले के गौसी खुर्द बांध के सभी 33 गेट खोल दिए जाने से वैनगंगा नदी के किनारे बसे गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूब गए हैं। प्रदेश में 4 नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण 20 जिलों के 3200 से ज्यादा गाँव जलमग्न हो गए हैं। राज्य में बाढ़ से 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।
बिहार में पिछले 2 महीने से बाढ़ जैसे हालात हैं। आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है और करीब 83 लाख लोग प्रभावित हैं। आधा दर्जन जिले ऐसे हैं जहां 70 से 90% फसल चौपट हो गई है। गुजरात में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। प्रदेश की जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओणम का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ओणम पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। फसल कटाई का ये त्योहार लोकप्रिय राजा महाबली की वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राजा महाबली के स्वागत में प्रत्येक घर के प्रवेश द्वार रंगोली से सजाए जाते हैं। कोविड-19 को देखते हुए इस साल ओणम सादगी से मनाया जा रहा है। ओणम का पर्व सभी वर्गों और धर्मों के लोग मनाते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और सद्भावना का प्रतीक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।